हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए लेखिका डॉक्टर स्वाति तिवारी जी की लिखी हुई कहानी मृग तृष्णा। तो शुरू करें कहानी मृग तृष्णा। आसमान छूने की मेरी अभिलाषा ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन भी खींच ली, पर तब मैं ज़मीन को देखती ही कहाँ थी। मैं तो ऊपर टंगे आसमान को ताकते हुए अपना लक्ष्य पाना चाहती थी। तब अगर कुछ दिखाई देता था तो वो था केवल दूर दूर तक फैला नीला आसमान, जहाँ उड़ा तो जा सकता है पर उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता है। ऊंचाइयों का कब स्पर्श हुआ है? जब हाथ उठाओ वे और ऊंची उठ जाती हैं, मरीचिका की तरह, एक भ्रम की तरह। आसमान जो नीला दिखता है पर कैसा है कौन जानता है। जमीन कठोर है, चाहे ऊबड़ खाबड़, पर उसका स्पर्श हमें धरातल देता है, पैरों को खड़े रहने का आधार। पर यह एहसास तब कहाँ था? मैं तो ज़मीन के ठोस स्पर्श को पहचान ही नहीं पाई। अंदर ही अंदर आज ये महसूस होता है कि ज़मीन से सदा जुड़े रहना ही आदमी को जीवन के स्पंदन का सुकून दे सकता है। आज 10 वर्षों बाद उसी शहर में लौटना पड़ रहा है और जीवन की किताब का वो पृष्ठ जो मैं यहाँ से जाते वक्त फाड़ कर फेंक गई थी, आज वही पन्ना हवा के झोंके से उड़ आए पत्ते की तरह फिर मेरे आंचल में आ पड़ा है। उस पर लिखा जीवन का स्वर्णिम इतिहास फिर स्मृति पटल पर उभरने लगा। यादों का भी क्या खेल है, चाहो न चाहो पर वक्त बेवक्त यादें आ ही जाती हैं और उन्हीं क्षणों की अनुभूतियाँ दिल में जगा ही जाती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। एक कसक बन याद दिला ही जाती है जिंदगी अपने गुजरे अतीत को। जैसे जैसे इंदौर पास आ रहा था, मेरी धड़कन अनजाने भय से तेज होती जा रही थी। पता नहीं अरुण लेने आते भी हैं या नहीं। मन दुविधा में है। 10 वर्ष लंबा अंतराल हमारे मध्य से गुजर गया है। पसरे हुए इस समय, और समय ही क्यों, जाने क्या क्या गुजर गया है। फिर भी एक विश्वास था मन में अरुण के आने का। देवास के बाद वही जाना पहचाना रेल रूट, धड़धड़ाती हुई एक ट्रेन मन के अंदर भी दौड़ रही थी। गांधी हॉल के पास से गुजरते हुए दिल की धड़कन तेज और तेज हो गई। बस आने ही वाला था इंदौर स्टेशन। अरुण अरुण अरुण, बस यही एक नाम दिलो दिमाग पर गूंज रहा था। एक पल को लगा 10 साल अरुण से अलग रहकर भी अविनाश का साथ होने के बावजूद शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब अरुण यादों में ना आया हो। मैं क्यों नहीं भूल पाई उसे। सच तो ये है कि मेरे रोम रोम ने अरुण से प्यार किया था। शायद आज भी मैं अरुण से प्यार करती हूँ। अविनाश तो बस। गाड़ी स्टेशन पर रुकते ही नज़र बेचैनी से अरुण को तलाश कर रही थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद अरुण ना आए, पर तब भी मन का कोई कोना आश्वस्त था कि अरुण जरूर आएगा। यदि ना आया तो? शंका ने सिर उठाया, पर अरुण सामने से हाथ हिलाते हुए दिख गया। मैंने भी हाथ हिलाया। लगा जैसे मैं फिर जीत गई। गाड़ी से उतरते ही अरुण ने हाथ मिलाया। हाथ पकड़ते ही मुझे लगा अरुण 10 साल के विरह में दोनों हाथ फैलाएगा, मुझे बाहों में समेट लेगा और कहेगा, मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलो नीरजा, कैसी हो? अरुण ने मुस्कुरा कर पूछा। ठीक ही हूँ, छोटा सा उत्तर दे मैं चुप हो गई थी। अरुण सहज था, पर मैं उसके हलो से आहत हुई थी। बगैर ज़्यादा कहे मैं अरुण के साथ आगे बढ़ गई। अटैची गाड़ी की डिक्की में रख अरुण ने कहा, चले? मैं चुपचाप अरुण के साथ वाली सीट पर आ बैठी थी। उसका चेहरा शांत था। वो निर्विकार भाव से गाड़ी स्टार्ट कर चल दिया। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकाल कर वो मुझे बरसों पुराने हमारे फेवरेट कॉफ़ी हाउस में ले गया। मैं सोच रही थी अरुण वहाँ ले जाकर उन पुराने दिनों को ताज़ा करना चाहता है। मैंने ध्यान हटाना चाहा इन बातों से। कितना बदल गया है कॉफ़ी हाउस। हाँ नीरजा, समय के साथ बदलाव आ ही जाते हैं। देखो तुम भी तो पहले से मोटी हो गई हो। हाँ, कुछ बदलाव न चाहते हुए भी आ ही जाते हैं। मोटा होना भी उन अनचाहे बदलावों में शामिल है। एकदम गरिमा में वातानुकूलित कॉफ़ी हाउस का हॉल, कांच वाली टेबलें, चारों तरफ गमले में सजे हरे भरे पौधे। पहले कहाँ था ये सब यहाँ। अच्छा लगा मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आना। गुजरे हुए लम्हों को फिर से जी लेने का मन होने लगा। तुमने आगे बढ़कर मेरे लिए स्टील की वो सुंदर चेयर खींची और अदब से कहा, बैठो नीरजा।
कॉफ़ी के साथ तुमने कटलेट का भी ऑर्डर दिया था। कटलेट तुम्हें पसंद नहीं थे, पर तुमने कटलेट स्वाद से खाए। तुम्हारा स्वाद भी बदल गया अरुण। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल? एकदम बढ़िया, अरुण मुस्कुराया। और तुम्हारा? अच्छा चल रहा है। इस बार मुझे मध्य प्रदेश की फ़ोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सोचा इसी बहाने कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने को मिल जाएगा। कब से काम शुरू कर रही हो? अरुण ने बगैर किसी उत्साह के पूछा था। शायद कल से, मैंने सहर्ष बताया। तुम फ्री हो ना अरुण? बस आज किसी तरह कुछ घंटे निकाल पाया हूँ। नहीं निकालता तो तुम समझती मैं अब तक नाराज़ हूँ तुमसे। मैं अंदर ही अंदर एक बार फिर आहत हुई थी। अरुण के पास आज भी मेरे लिए समय नहीं है। मैं चाय खत्म कर उठ खड़ी हुई थी चलने के लिए। गाड़ी में बैठते अरुण ने पूछा था, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? घर। हाँ हाँ, पर किसके घर? अरुण ने चेहरा मेरी तरफ किया था। अपने घर अरुण, एक बार फिर मैं देखना चाहती हूँ उस घर को। मैं आँखों के नम हुए कोरों को रोक लेती हूँ झपकने से। झपकेंगे तो बूंदें टपक ही जाएंगी और मैं अरुण के सामने कमज़ोर पड़ जाऊंगी। अरुण ने गाड़ी मोड़ दी। अब पलासिया चौराहे से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में हम उसी घर के सामने थे। मैं उतरने लगी तो अरुण ने रोका था। बाहर से ही देख लो नीरजा, ये घर तो 8 साल पहले ही हम बेच चुके हैं। क्या? हाँ। तो अब कहाँ रहते हो? विजयनगर में। ये कोई नया नगर है क्या? नया नहीं है, अब वहाँ हमारे पास फ्लैट है। क्यों बेचा अरुण? मैं नहीं तो तुम तो जुड़े रहते इस घर से। मैं मन ही मन सोचने लगी थी। अरुण ने गाड़ी फिर स्टेशन वाले AB रोड पर मोड़ ली। मैं चुप बैठी थी। एक बार फिर मैं आहत हुई थी। गाड़ी होटल श्री माया के सामने रुकी। अरुण ने रिसेप्शन पर पूछताछ की और मेरा सामान रूम में पहुंचवा दिया। मैं मौन साधे रही। मुझे लगा अरुण मुझे घर नहीं ले जाना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी अस्त व्यस्त जिंदगी मेरे सामने उजागर हो। अपने टूटे दिल और बिखरे घर को समेट नहीं पाया होगा अब तक, इसलिए घर की बजाय होटल में छोड़ रहा है। मैं चलता हूँ नीरजा, तुम अभी यहीं पर हो तो मुलाकात होगी ही। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर लेना। और हाँ, यहाँ की बेक्ड सब्जी स्पेशल है, लंच में ज़रूर ऑर्डर देना। मैं चलता हूँ। वो जल्दी में था। मेरा जवाब सुने बगैर ही चला गया। अगर अरुण की जगह अविनाश ऐसा करता तो मैं तूफान खड़ा कर देती, पर अरुण के इस बर्ताव पर उदासी ने मुझे घेर लिया था। मैं रूम लॉक करके लेटी तो झपकी आ गई। 2 घंटे बाद आंख खुली तो उठने का मन ही नहीं हुआ। एक मनहूस बोरियत पसरी थी कमरे में। मैं सोचकर आई थी कि अरुण को पछतावा होगा मुझसे अलग होने का। वो एक बार फिर आग्रह करेगा, नीरजा अब घर लौट आओ। पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा अरुण के व्यवहार से। रिश्तों का अटूट बंधन न सही, पर कोई तो धागा जुड़ा ही होगा यादों का। पर एक औपचारिक व्यवहार कुशलता के अलावा अरुण में कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। अब क्या करूं? यही सोचते हुए उठी, चाय का ऑर्डर दिया और नहाने चली गई। नहाकर निकली तो थोड़ा फ्रेश लग रहा था। मैंने हल्के आसमानी रंग की शिफॉन वाली साड़ी पहनी, तैयार हुई और कैमरा लेकर होटल से बाहर आ गई थी। रिक्शा ले राजबाड़े तक जाने का मूड बनाया। मिनी मुंबई। कुछ लोग कहते हैं इंदौर मुंबई का बच्चा है, पर मुंबई जैसा यहाँ कुछ भी तो नहीं है। ये शहर एकदम अलग ही सहज सरल। मल्टी स्टोरी घर जरूर बनते जा रहे हैं, पर लोग अब भी मालवा की सांस्कृतिक खुशबू समेटे हैं। दुकानों पर चाय कॉफ़ी ऑफ़र होती है। रिक्शे वाले बहन जी या मैडम बुलाते हैं। पता पूछने पर लोग साथ जाकर घर बता आते हैं। और कहीं है इतना अपनापन। इंदौर की यही खास बात मुझे अच्छी लगती है। मैंने हल्का सा सरदर्द महसूस किया। पर्स में देखा तो एनासिन मिल गई। पानी का पाउच दुकान से ले एनासिन ले ली। राजबाड़े के जीर्णोद्धार के बाद अब रजबाड़ा बिल्कुल नए स्वरूप में देखा तो कई एंगल से फ़ोटो ले डाले। एकदम अलग ही ढंग के फ़ोटोग्राफ लिए इस बार। सामने वाले गार्डन में माता अहिल्या के भी फ़ोटो खींचे। अकेले घूमने में मज़ा नहीं आ रहा था। कितना घूमती थी मैं अरुण के साथ राजबाड़े और सर्राफे में। रबड़ी, गराडू, देशी घी की जलेबी, कितना स्वाद है यहाँ के खाने में। राजबाड़े के पीछे चाट, पकौड़ी, समोसा सब कितना पसंद था मुझे, पर अरुण को ये सब कभी कभी ही अच्छा लगता था। वो रोज़ आता था मेरे साथ। पहले एक एक दोना लेते, फिर दोनों मिलकर टेस्ट करते, फिर एक बार लेते। शिकंजी की ठंडक मन में उतर आती। अरुण तो शाम होते ही पूछते थे, आज चटोरी कहाँ ले जाएगी?
यादों के झुरमुट में भटकते हुए मैं उसी चाट हाउस के सामने पहुंच गई थी, पर अकेले खाने का मन नहीं हुआ। कुछ देर रुककर खाती हुई भीड़ के फ़ोटो लिए और पलटने लगी तो अरुण की आवाज़ सुनाई दी, ए नीरजा रुको। पलटी तो अरुण मेरी ही तरफ आ रहा था। मैं रुक गई। बगैर कुछ खाए जा रही हो? जानती हो तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक दुकान वाला पूछता था, आपके साथ वो चटोरी मैडम नहीं आती अब? मैं मुस्कुरा दी, हल्की सी चपत लगा देती, ये मजाक कर रहे हो क्या? पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। अरुण मेरे हाथ में पेटिस चटनी का दोना पकड़ा एक छोटे से बच्चे को लेने आगे बढ़ गया। एक खनकती सी आवाज़ सुनाई दी थी, अरुण देखो बंटी कहाँ है? मैंने आवाज़ की तरफ देखा। दुबली गौरवर्णी सुंदर सी स्त्री अरुण से बच्चा ले रही थी। वे तीनों मेरे पास आ गए थे। अरुण ने परिचय करवाया, नीरजा ये अंजलि है माई वाइफ, और ये बंटी हमारा। और अंजलि, नीरजा को तो तुम जानती ही हो। हेलो, हाय। अंजलि, अंजलि माई वाइफ। मेरे कानों में सीसा सा उड़ेलते हुए शब्द थे। अरुण ने शादी कर ली? उसके बेटा भी है? सुबह 2 घंटे साथ रहा पर बताया तक नहीं। मैं भी बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। बेटा सचमुच बहुत प्यारा है, एकदम अरुण की तरह। मैंने पर्स में हाथ डाला। 100 और 500 के नोट थे। मैंने 500 का एक नोट बच्चे को शगुन कहकर पकड़ा दिया था। पैरों में अब मानो ताकत नहीं थी। मैं फिर मिलने का वादा कर ऑटो से होटल लौट आई। सारे रास्ते अंजलि माई वाइफ शब्द मेरा पीछा करते रहे। मैं थक गई थी खुद से लड़ते लड़ते। मैं अब भी अरुण से बंधी हूँ मन से, और अरुण एक बार भी एक्स वाइफ के रूप में नहीं मिलता, ना ही किसी से मिलवाता है। कल मिलती हूँ कहकर मैं लौट आई थी होटल में। लंच मैंने लिया ही नहीं था और डिनर लेने का मन नहीं था। कमरे में लौटकर मैं निढाल हो पलंग पर पड़ी रही। खूब रोई थी। इतना तो शायद जब अरुण से अलग हुई थी तब भी नहीं रोई थी। कमरे में अंधेरा पसरा था, पर मन लाइट जलाना नहीं चाहता था। शायद बिजली के उजाले में खुद को खुद ही फेस नहीं कर पाने के डर से अंधेरे में छिपकर बचना चाहती थी। पर क्यों? अंधेरे में जो मानक गढ़े और जिनको आधार बनाकर मैंने अपने भविष्य को गढ़ा था, उससे यदि मैं खुश और सुखी रह सकती होती तो आज रोती ही क्यों? कितना सरल सहज जीवन था जो अरुण के आगोश में सुरक्षित सा था, पर महत्वाकांक्षा उछाले मार रही थी। गृहस्थी के दायित्व तो यूँ तो कुछ थे ही नहीं, पर तब भी मैं उस बंधन से मुक्ति मांग बैठी थी। पर समय ने मेरे सारे मुगालते दूर कर दिए। आज अरुण, अंजलि और उनके बच्चे को ज़िंदगी जीते हुए देखा, तभी से लगा मैं हार गई। अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के बाद भी हार महसूस कर रही हूँ। लग रहा है आज उस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ जीवन के रास्ते सरल हैं, पर जी पाना अब दूभर है। मैं केवल स्टिल फोटोग्राफी में ही कैरियर बनाती रही। नाम, यश, पैसा, क्रिएशंस, रचना, सृजन, कितने शब्द थे मेरी महत्वाकांक्षा की डिक्शनरी में, पर असल तस्वीर तो अंजलि ने बनाई है अरुण की, बंटी के रूप में। रचना भी वही, सृजन भी और क्रिएशन भी। स्त्री के स्त्रीत्व का अनमोल क्रिएशन मैं नहीं कर पाई। शायद अविनाश ना आया होता जीवन में तो महत्वाकांक्षा यूँ प्रबल नहीं होती। अरुण जैसा सूर्य था मेरे पास। अब कितना मुश्किल है ऐसे किसी सूर्य को खोज पाना। अरुण सूर्य था, हाँ, पर अविनाश एक ऐसा अकर्मण्य अंधकार ले आया था जिसने नई इच्छा शक्ति जगाई थी। पर आज आभास हुआ कि वे मृत्युमुखी इच्छा शक्तियाँ थीं। उसने मेरे कैरियर में सुविधा का सागर जुटाया, पर मेरा भविष्य डुबो दिया। नहीं भागी होती उस दिशा में तो बंटी मेरा होता। पर तब एक ही जिद थी, नहीं चाहिए अभी बच्चा। मैं अबॉर्शन पर अड़ी रही थी। अरुण रो दिया था मेरे फैसले पर। ऑटोमेटिक कैमरे से तुरंत बंटी की तस्वीर बाहर निकाली। ना चाहते हुए भी उस पर प्यार आ रहा था। उसे घंटों प्यार से देखती रही। अंदर ही अंदर एक अनजानी आवाज़ सुनाई देती रही, मम्मी मम्मी मम्मी। और अकेली उस फोटो से बात करने लगी थी मैं। बंटी, तुमने आज जैसे मेरा वजूद ही बदल डाला। माँ बनना शायद स्त्री की आत्मा में दबी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, जो पता नहीं कब सिर उठा लेती है। अरुण चाहता था मैं माँ बनूं, पर मैं बनना नहीं चाहती थी। अब मैं चाहती हूँ, पर अविनाश के साथ शादी ही नहीं की तो वो बच्चे के लिए क्यों तैयार होगा। मैं उदासी से बचना चाहती थी। रूम से निकल होटल के टेरेस पर आ गई। आसमान एकदम साफ था। लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। मैं ढूंढने लगी अपने कोख से तोड़े उस अंकुर को जो पता नहीं कौन सा तारा बना होगा। अचानक धीरे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा।
पलटी तो सामने अंजलि थी और अरुण बच्चे को संभाल रहा था। नीरजा, हम तुम्हें डिनर के लिए लेने आए हैं, फटाफट तैयार हो जाओ, ये अरुण का स्वर था। मुझे? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप चलिए ना, घर आपको याद करता है। प्लीज़ नीरजा जी, एक बार हमारे लिए चलिए। अंजलि, मैं कल लंच तुम्हारे यहाँ लूँगी, आज मुझे माफ़ कर दो, आज मन बहुत उदास है। मैंने अंजलि के कंधे को हल्का सा थपथपाया था। आओ नीचे चलते हैं, यहीं कुछ साथ में ले लेते हैं। अरुण, तुमने बताया था ना यहाँ बेक्ड मशरूम बहुत अच्छा बनता है, चलो सब मिलकर टेस्ट करते हैं। वो मान गए। मुझे लगा उन्हें तो मानना ही था। दोनों सरल और सहज हैं, कुंठाए नहीं पालते। अड़ियल स्वभाव तो मेरा था। इतने मान सम्मान से लेने आए और मैं नहीं गई। अरुण मुझे जानता है, मैं हूँ ही ऐसी, इसीलिए उसने बार बार आग्रह नहीं किया। संबंधों में तनाव भरे रहना आदत है मेरी। जानती हूँ कि कहीं ना कहीं गलती मेरी अपनी ही होती है, तभी तो आज यहाँ इस मुकाम पर अकेली हो गई हूँ। खुद को सुधार कर दूसरों के हिसाब से व्यवहार करके दाम्पत्य में सुख खोजा जा सकता था। प्यार और काम भावनाएं सदा एक सी नहीं रहती, जीवन पर्यंत वे घटती बढ़ती रहती हैं। सही तालमेल करना आना चाहिए, पर वही मुझे नहीं आता। कमरे में लौट रही थी, रिसेप्शन पर चाबी लेने पहुंची तो पता चला अविनाश का 4 बार फ़ोन आ चुका है। क्या हुआ अविनाश को? फ़ोन लगाया और रूम में ट्रांसफ़र करवा लिया। कैसी हो नीरजा, तुम्हें वो मिले या नहीं तुम्हारे अरुण जी? अविनाश आदत के अनुसार मजाक करने से बाज नहीं आता। अविनाश से बात की तो अच्छा लगा, मन पर से थोड़ा सा बोझ कम हुआ सा लगा। मैं फिर कमरे में लौट आई। दिन भर के फ़ोटोग्राफ छांट कर अलग किए, सुबह के लिए कुछ प्लान बनाए, आधा ग्लास रम का बनाया, खुद ही चीयर्स कर लेट गई। यह आधा पैग लेने की आदत मुझे अविनाश ने डाली। उसे लत है, उसके साथ मुझे भी लग गई। अरुण को देर तक काम करने की आदत है, पर वो अच्छी सी अदरक इलायची वाली चाय लेता है। बिस्तर पर पड़े पड़े सोचती रही, सत्य क्या है, जीवन का सत्य। लगा सत्य के लिए भटकना नहीं पड़ता। मैं भटक रही थी, आज सत्य को पा लिया था। अपने भीतर के सत्य को अपने भीतर से ही पाना होता है। वो ढूंढने, मांगने या शब्दों से बयां नहीं होता, अनुभव से उतरता है। आज एक सत्य को मैंने बंटी को देखने के बाद खुद में पाया और पहचाना, और सचमुच कड़वा होता है सत्य। फोटोग्राफी में अविनाश की मदद और गाइडेंस से तब मेरा काम चल पड़ा था। एक लड़की और इतनी अच्छी फोटोग्राफी। लोग अक्सर ये जुमला बोलते थे तो मैं गर्व से तन जाती थी। प्रशंसा अगर कैटेलिस्ट है तो अति प्रशंसा स्लो पॉइजनिंग। मेरी बातों, मेरे काम, मेरी कला में अहंकार झलकने लगा था। वो अहम ही तो था जो मेरे और अरुण के मध्य पसर गया था, वरना आज अंजलि नहीं, मैं नीरजा ही बंटी के साथ होती। क्यों हो गया ये सब? हमारे तो संबंध भी शुरुआत में अच्छे थे, हमने तो प्रेम विवाह किया था। आज समझ में आ रहा है, सेक्स और आपसी समझ जहाँ एक दूसरे के पूरक हैं, वहीं एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर भी हैं। पर हम प्रेम विवाह के बावजूद बिना एक दूसरे की भावनाओं की कद्र किए, बिना उन्हें समझे, एक दूसरे से धीरे धीरे अजनबी होते गए। तो क्या विवाह के शुरू के महीनों में जो कुछ था वो महज इन्फैचुएशन अर्थात यौनाकर्षण ही था? केवल शारीरिक आकर्षण मात्र? शायद हाँ, वो स्वाभाविक था, पर वहीं मैं चूक गई। यही तो समय था जब हमें एक दूसरे की रुचियों से, शौक़ों से, पसंद नापसंद से जुड़ना चाहिए था। तभी पनपता वो प्यार जो मैंने अंजलि की आंखों में लबालब देख लिया था, वही प्यार जो अरुण मुझसे करना चाहता था। पर वो अब पूरी तरह अंजलि को अर्पित है। हाँ, अंततः यही प्यार है जिसके लिए दुनिया भागती है और जिसे मैं ठुकरा कर चली गई थी। यही तो वो सिलसिला है जो आगे चलकर एक सुखी, सफल, लंबे वैवाहिक जीवन की नींव बनता है। मैंने नींव रखी ही नहीं और अब ध्वस्त अवशेषों पर आंसू बहा रही हूँ। आखिर कोई कब तक सहन करता? और यही हुआ अरुण के साथ। एक दिन मैं अविनाश के आकर्षण में ज़मीन से ऊपर उठ गई और बिफर पड़ी थी अरुण पर कहाँ जानती थी पैरों के नीचे अब ज़मीन आएगी ही नहीं। होटल के कमरे की खिड़की सड़क की तरफ खुलती है। पर्दा हटाया और सड़क की तरफ देखने लगी। सुबह होते ही उस पर निरंतर ऑटो, टेम्पो, बस, साइकिलों और पैदल यात्रियों का आना जाना चालू हो गया था। बस यही एक भीड़ इंदौर को मुंबई का बेटा बना देती है। स्कूटर पर जाता एक जोड़ा अच्छा लग रहा है। लड़की मस्टर्ड कलर का सूट पहने है और चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ है। वो लिपटी हुई सी बैठी है स्कूटर चालक से। उसे लगा
आजकल प्रदूषण से बचाव के नाम पर मुंह पर आतंकवादी स्टाइल में कपड़ा लपेटने के कई फायदे हैं। कोई पहचान भी ना पाए कि कौन किसके साथ घूम रहा है। पर यह उम्र ही ऐसी होती है। वो भी तो स्कूटर पर अरुण के पीछे ही बैठती थी। कितनी बातें थीं जो यूं लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए ही होती थीं, और तब अविनाश से बात किए 2-3 दिन गुजर जाते हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि दिलो दिमाग में फिर हताशा रेंगने लगी है। लगा एकाएक बहुत भावुक हो आई हूँ। क्या पाया मैंने, क्या खो दिया? यश, नाम, रूप या स्वतंत्रता जैसे बड़े शब्द हैं जो मैं प्राप्ति के पलड़े में रख सकती हूँ, पर दूसरे पलड़े में एक सुंदर घर, बाहों में समेटता पति, मुस्कुराता बंटी आकर बैठ जाते हैं तो वो पलड़ा भारी होता चला जाता है, इतना भारी कि ज़मीन छूने लगता है। दूसरे पलड़े के हवा में लटकने का एहसास एक त्रासदी की तरह कड़वा लगा। ये एहसास इंदौर लौटने के बाद ही ज़्यादा कचोट रहा है। इससे ना ही आती तो अच्छा था। अविनाश ने तो कहा भी था, क्या करोगी जाकर? अरुण से मिलने का दिल कर रहा है। जो अतीत का हिस्सा हो जाते हैं उनसे मिलना तकलीफ़ देता है नीरजा। मेरे ख्याल से ना जाओ तो अच्छा है। तुम अरुण से जेलस हो रहे हो अविनाश? तुम पागल हो गई हो? अरुण मुझसे ईर्ष्या कर सकता है, मैं क्यों करूँगा? तुम उसे छोड़कर मेरे साथ आई हो। मैं तो मजाक कर रही हूँ अविनाश। मैं इन विचारों से उबरना चाहती हूँ। चाय और नाश्ता रेस्तरां में जाकर लेती हूँ ताकि ध्यान बटे। इडली सांभर मंगवाती हूँ। नाश्ता कर चाय लेती हूँ तो याद आता है यहाँ चाय बेहद मीठी बनती है। मालवा की चाय चाय नहीं, चाय का काढ़ा होती है, पर स्वाद में अच्छी लगी। धीरे धीरे चुस्कियाँ लेने लगी। चाय समाप्त हुई तो नज़र सामने बैठी महिला पर गई। नज़रें मिलते ही हम एक दूसरे को पहचान गए। नीरजा, वो महिला उठकर आ गई। शुभा शर्मा। अब शर्मा नहीं, शुभा जोशी हूँ। अच्छा, कब आई इंदौर? बस कल ही आई हूँ। कुछ फ़ोटोग्राफ लेने थे राजबाड़ा, मांडू, महेश्वर वगैरह के। अरे वाह, तुम कैसी हो शुभा? अच्छी हूँ। शाम को आओ घर, खाना हमारे साथ लेना, ये मेरा कार्ड। नहीं शुभा। क्या नहीं? अरुण अंजलि से मिली? हाँ, उन्हें भी बुला लेते हैं शाम को। वो चली गई और मैं रूम में लौट आई। रूम में फिर वही अकेलापन। तन्हाई जीवन को उलट पलट कर देखने का अवसर देती है। और फिर अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, अपनी भावनाओं की समीक्षा करने लगी। लगा वैवाहिक संबंध कितने शाश्वत होते हैं, कितने पवित्र और सात्विक। अविनाश के उत्तेजनापूर्ण संबंधों में स्थायित्व नहीं है, वे क्षणिक आवेश ही थे। अरुण को अंजलि के साथ संतुष्ट जीवन जीते देख लगा अरुण को दोबारा कभी भी पा लेने का दंभ आज टुकड़े टुकड़े हो गया है। छोड़कर जाना बचपना ही तो था। अब आज मैं स्वतंत्र हूँ, परिपक्व भी, और गढ़ भी सकती हूँ अपना जीवन, पर संतुष्ट परिवार का सुख दोबारा चाहकर भी अब नहीं गढ़ा जाएगा। मैं नीरजा आईने के सामने खड़ी हो गई। माथे पर पसीने की बूंदें चुचहा आई थीं। रंग अब कलसाने लगा है। आंखों के नीचे उम्र झुर्रियाँ बनकर उतरने लगी है। तो क्या मेरा समय टल गया? कमरे में ही सारा दिन अपनी ही नकारात्मक समीक्षा करते हुए निराश हो चली। कमरे में टहलने के बाद स्नान किया, कपड़े बदले, संवार कर देखा तो लगा अब भी अच्छी लगती हूँ। बाहर अंधेरा होने लगा। टैक्सी बुलवाई और पचमढ़ी के लिए चल पड़ी। अरुण को सूचना देना मुझे ज़रूरी नहीं लगा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति तिवारी जी की लिखी हुई कहानी वृत्तश्रा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।